हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हर्षिता राय। आज भी एडिटोरियल की सीरीज़ में मैं आपके लिए जनसत्ता का एडिटोरियल लेके आई हूँ। एडिटोरियल काफ़ी अच्छे थे, इसलिए मैंने जनसत्ता को ही आज भी चूज़ किया। पर अगर आप में से किसी को एनबीटी का एडिटोरियल पढ़ना है तो वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। इसके अलावा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स का भी एडिटोरियल वहीं पे अपलोड है। करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको जो भी पीडीएफ या जो भी मटेरियल चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो आके, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फिर चलिए आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। जो पहला एडिटोरियल हमें दिख रहा है ये है आंदोलन की राह। किसान आंदोलन के बारे में है कि कैसे जो है वो किसान कितने महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और अभी सरकार में और किसान में कुछ भी मतलब कोई भी बातचीत अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। तो ये इस बारे में है। तो इस जो आंदोलन की राह ये एडिटोरियल है, इसको आज हम पढ़ेंगे। हम्म ये एडिटोरियल हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एक एडिटोरियल है कि बेवजह बखेड़ा। इन्होंने एक लिखा है कि ऑक्सीजन, जो अभी ऑक्सीजन की कमी, जब ही कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, है ना, तो इसमें ऑक्सीजन की जो कमी हुई थी उसमें जो सरकार का इंस्टेंस है या सुप्रीम कोर्ट की जो भी चीज़ें हो रही हैं, मुद्दे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पे क्या पूरा एक वो है, उस पे इन्होंने एक लिखा है कि बेवजह बखेड़ा। अब हम देखते हैं कि किसने इसको बेवजह बखेड़ा कहा है और किसने ये कहा है कि नहीं ये कमी होगी। तो इसके बारे में भी एक हम पढ़ लेते हैं। ये दो छोटे आर्टिकल हैं आज के एडिटोरियल जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। हम्म इसके अलावा ये नाटो के केंद्र में चीन, ये एडिटोरियल आप ज़रूर पढ़ना। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। आपको इसमें बहुत कुछ आपके जीए के भी दृष्टिकोण से मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे भी मिलेंगी। आपको मतलब हिंदी भी सीखने काफ़ी मिलेगी। तो ये एडिटोरियल आप खुद से पढ़ना। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, है तो ये एक नॉर्मल सी चीज़, मतलब एक नॉर्मल सा एडिटोरियल नहीं है, ये किसी के विचार हैं इसे कह लीजिए आप। हाँ ना, तो वो जैसे एक थोड़ा सा लिखा होता है, जैसे इन्होंने लिखा है जिस वक्त मार की उदासी से, ऐसा ऐसा। पर इसमें एक जो मीनिंग है इसका मैं आपको, मतलब एक वर्ड है इसका आपको मीनिंग में बता देती हूँ। नेपथ्य। नेपथ्य थोड़ा अलग सा वर्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा। तो नेपथ्य का मतलब होता है पीछे से, जो बैक स्टेज हम लोग कहते हैं ना, पीछे से बैक स्टेज, तो वो बैक स्टेज होता है नेपथ्य। बैकवर्ड मतलब पीछे से आके कुछ भी ऐसा जो भी छिपा हुआ, समझ रहे हो आप, छिपी हुई चीज़, तो उसको कहते हैं नेपथ्य में होना। हम्म जो पीछे से असर कर रही हो, पीछे से काम कर रही हो, तो वो चीज़ है नेपथ्य। ठीक, तो मुझे बस यही बताना था। बाकी नाटो वाला एडिटोरियल आप खुद पढ़ना, और हम आंदोलन की राह इस एडिटोरियल को पढ़ना शुरू करते हैं अब। ठीक है। नए कृषि कानून, अभी नए कृषि कानून आए थे 3, आपको याद होगा कौन कौन से हैं। इसके विरोध में किसानों को आंदोलन करते 7 महीने हो गए हैं। इस कृषि कानून के विरोध में किसानों को आंदोलन करते 7 महीने हो गए। आप लोग पूछते हो ना इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। इंटरव्यू में फार्मर लॉ बहुत लोगों से पूछा गया था कि जो ये फार्मर लॉ आया है नया, ये है क्या, मतलब ये एग्रीकल्चर लॉ जो आया है, सॉरी फार्मर लॉ नहीं, एग्रीकल्चर लॉ है, वो है क्या, और वो कौन से 3 एग्रीकल्चर लॉ हैं, और किसानों को इनमें से किस बात पे आपत्ति है। तो यही सब जो डेली की चीज़ें होती हैं ना, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो आपको यही फ़ायदा होता है। आपको ये डेली की चीज़ों से आप नॉलेजेबल रहते हो, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होता है, आप हल्का फुल्का पढ़ लेते हो और इंटरव्यू में ये चीज़ें आपके काम आ जाती हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। सरकार ने कई दौर की बातचीत की, मतलब कई दौर की बातचीत की, मतलब कई राउंड में बातचीत हो चुकी है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि अभी तक बिल्कुल इन लोगों से बात ही नहीं की गई है, कई बार बात की जा चुकी है इन लोगों में। मसले को सुलझाने का प्रयास किया गया। प्रयास वही प्रयत्न, कोशिश, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मसला, मसला यानी मुद्दा, मसले का सिनोनिम कह लो, मसले की मीनिंग कह लो, मुद्दा, जो भी मुद्दा है इसको सुलझाने का प्रयास किया गया। पर किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। अड़े रहे मतलब डटे रहे। किसान कहे कि नहीं, हमारी जो मांगे हैं वही, हम उन्हीं, उनसे कम हम कुछ नहीं लेंगे। प्रशासन ने उन पर बंदिशें लगाने की कोशिश की। बंदिशें, ठीक है, यानी रोक टोक। ठीक है, उनको कई तरीके से कहा कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मतलब रोकना, बांधना, बंदिशें बांधना, या रोक लगाना।
तो प्रशासन ने उन पर रोक लगाने की, बंदिश लगाने की, बंधन लगाने की कोशिश की ताकि यह आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए। क्यों ये बंदिशें लगाने की कोशिश की प्रशासन? प्रशासन कौन? यानी जो गवर्नमेंट है। ताकि ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, ये कमज़ोर पड़ जाए, किसान अपने घर लौट जाएं, मगर वे डटे रहे। लेकिन किसान जरा भी नहीं हिले, वे डटे रहे, अड़े रहे उसी जगह पे। हाड़ कपाती ठंड, हाड़ कपाती ठंड मतलब हाड़ कहते हैं हड्डी को, हाड़ का मतलब आप कह लो हड्डी, लेकिन यहाँ पे जो इससे जो पूरे से एक अर्थ निकलेगा वो ऐसी ठंड, बहुत कड़ाके की ठंड जिससे हड्डियां तक गलने, एक ऐसी ठंड होती है ना जिससे एकदम हड्डियों तक लगता है कि ठंडक पहुंच रही है, वैसी ठंड। ऊपर से भारी बरसात, ठंड और ऊपर से बरसात, और फिर लू के थपेड़े भी उनका हौसला नहीं तोड़ पाए। हौसला यानी हिम्मत। लू के थपेड़े, थपेड़े यानी जो लू बहती है ना गर्मियों में, वो कैसी चेहरे पे लगती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई थप्पड़ मार रहा हो, वैसा उतनी तेज लू भी उनका हौसला नहीं, ये सारी चीज़ें मिल के भी उनका हौसला नहीं तोड़ पाई। अब 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर अपना दम दिखाया और दिल्ली उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीमा पर भारी संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए। 7 महीने हो गए इस आंदोलन को, जब से ये हो रहा है। अब एक पार्टी, जैसे भाई बीजेपी एक पार्टी है, उसी तरह एक किसानों का एक उन्होंने वो बना लिया है, फ्रंट बना लिया है, और उसका नाम इन्होंने रखा है संयुक्त किसान मोर्चा। इन्होंने फिर एक बार अपना दम दिखाया। दम दिखाया मतलब फिर से इन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम फिर से हारे नहीं हैं, हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपना हक लेंगे। और इन्होंने क्या किया, ये दिल्ली उत्तर प्रदेश में की सीमा पर एक गाजीपुर नाम का गाँव है, ये वहाँ पहुँच गए। ये मेरा गाजीपुर जिला नहीं है, ये गाजीपुर गांव है। तो ये यहाँ पहुँच गए और बहुत ज़्यादा संख्या में किसान कैसे पहुँचे? ट्रैक्टर से। पूरे देश में राजभवन के घेराव का प्रयास किया गया। राजभवन जहाँ राज्यपाल, राष्ट्रपति ये लोग रह रहे हैं, पूरे देश में, या जो आपका विधानसभा वगैरह है, उनके घेराव का प्रयास किया गया। किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि अब वह हर महीने की 26 तारीख को इसी तरह ट्रैक्टर से रैली निकालेगा। किसान मोर्चा ने कहा है कि जब तक गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुनेंगी, तब तक हर महीने की 26 तारीख को, ये नहीं कि सिर्फ ये जून में हुआ है, ये जुलाई में भी होगा, अगस्त में भी होगा, जब तक गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुनती है तब तक होगा कि किसान हर महीने की 26 तारीख को ट्रैक्टर से रैली निकालेगा। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री ने दोहराया है कि किसानों से बातचीत, सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने फिर से ये कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, वह किसानों की तरफ से आने वाले प्रस्ताव का इंतजार कर रही है। वो इनका कहना है, जो कृषि मंत्री हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि सरकार तो तैयार है, हम तो वेट कर रहे हैं कि कब किसानों की तरफ से कोई प्रस्ताव आए। फिर उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार कानून किसी भी रूप में वापस नहीं लेगी। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार कानून नहीं वापस लेगी, आप इसी में कुछ चाहो तो संशोधन करा लो, हम उनसे संबंधित किसानों के ऐतराज पर जरूर विचार कर सकती है, हम कानून किसी भी तरीके से नहीं लेंगे। जो 3 फार्म लॉज हैं, जो 3 एग्रीकल्चर लॉज नए आए हैं, उनको हम वापस नहीं लेंगे। वापस नहीं लेंगे का मतलब उनको ख़त्म नहीं करेंगे, वो लग गए हैं, लागू हो चुके हैं। हाँ, अगर इससे संबंधित कोई ऐतराज़ हो, किसानों को कोई इसमें दिक्कत हो, तो वो हमें बताएं, हम उस पर विचार कर सकते हैं, बस इतना ही हो सकते हैं। यानी सरकार यह तो दिखाना चाहती है कि वह बातचीत के पक्ष में है, पर किसानों की मांग पर विचार करने को तैयार नहीं है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो यह तो दिखा रही है कि हम बातचीत के पक्ष में हैं, लेकिन किसानों की क्या डिमांड्स हैं उस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी ही, केवल अपनी ही वाली साइड पे, ये एक थोड़ा सा ना, मेरे को भी लगता है, जिससे अगर मेरी आप राय पूछो तो ये एक थोड़ा सा इगोइस्टिक चीज़ है। मतलब एक किसान है तो वो ज़्यादा बेटर जानता है ना कि उसकी खेती कैसे चलेगी। हर जगह तो चलो ये भी है कि भाई हर जगह छोटी खेती नहीं है, कहीं बड़ी खेती है, कहीं छोटी खेती है, सबको आप एक तरीके से कैसे कह दो। अब मैं कह दूँ कि सारे बच्चे सिर्फ यही पढ़ो, जिसकी मैथ कमज़ोर हो, रीजनिंग कमज़ोर हो, कोई मतलब नहीं, सब मैथ को भी इतना ही टाइम दो, रीजनिंग को भी इतना ही टाइम, ऐसा थोड़ा ही होता है। हर किसी का तरीका अलग होता है, हर किसी के लिए अलग वो होता है ना, हर किसी का अलग तरीके से पढ़ने का होता है। उसी तरह खेती भी तो है, खेती एक जैसी थोड़े हो जाएगी कि आप एक ही लॉ सब पर लागू कर दे रहे हो। तो वो किसानों की बात पे, किसानों की जो बात है वो सुन के उस पर नहीं विचार करेंगे, बस उनमें दिक्कत हो जो सरकार के बनाए नियम में, तो उसको सुन लेंगे, ये वाली चीज़ है। इस तरह तो बातचीत कभी संभव होगी ही नहीं, नहीं होगी।
तो बातचीत कभी संभव नहीं होगी, मतलब इस तरीके तो ना कभी किसान ना कभी सरकार एक दूसरे से कभी बात करेंगे ही नहीं। हाँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सरकार और किसानों के बीच जो आखिरी बातचीत हुई थी सॉरी, उसमें सरकार ने कुछ तल्ख अंदाज में कह दिया कि कानून वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता, और फिर बातचीत एकदम से ख़त्म कर दी गई थी। जो आखिरी बातचीत हुई थी किसानों और सरकार के बीच में, उसमें तल्ख अंदाज यानी बहुत रूड होके बहुत मतलब रूड होके कह लो आप, बहुत रूखेपन से सरकार ने ये कह दिया कि कानून वापस लेने का कोई सवाल नहीं है, और बातचीत फिर एकदम ख़त्म कर दी गई। एकदम वहाँ पे कहा गया कि अब बातचीत ख़त्म, हम लोग नहीं वापस लेंगे, इस पे कोई वापस लेने का सवाल ही नहीं है। किसी भी मुद्दे पर बातचीत एक तरफा शर्तों पर कभी संभव नहीं होती। मुद्दे यानी किसी भी जो ये सिचुएशन है, कोई भी अगर कोई भी समझ लो मसला है, कोई भी बात हो रही है, किसी भी कोई भी टॉपिक पे अगर कुछ डिस्कशन होना है, तो हम कह दें कि नहीं देखो मेरी ये शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं पर बातचीत होगी, जो तुम्हें नहीं मानना वो नहीं, वो जो तुम्हें चाहिए उस पर बात नहीं होगी। तो कभी आप आओगे मेरे से बात करने? मैं कहूँगी नहीं भाई, मैं तो आऊँगी वीडियो में, सिर्फ जो मुझे मन कर रहा है मैं वही पढ़ा के चली जाऊँगी, जो आपकी ज़रूरत है उससे हमें मतलब नहीं है। तो ऐसा थोड़ा ही होता है। तो वही वाली चीज़ है, एक तरफा शर्तों पर, मतलब एक तरफ, सिर्फ एक ही तरफ की अगर बात, एक ही तरफ का पक्ष रहे, वही अपनी बात रखे, वही मतलब प्रभावी हो, वही अपनी सारी शर्तें रखे, तो ऐसे कभी बातचीत नहीं होती है किसी भी मुद्दे पर। सरकार का रुख शुरू से कड़ा ही नजर आया है। जो सरकार का स्टैंड है, जो सरकार स्टैंड ले रही है, जो सरकार का नज़रिया है, जो सरकार दिखा रही है, वो शुरू से ऐसा ही है कि बहुत कड़ी है कि नहीं हम झुकेंगे नहीं, बिल्कुल भी, ऐसा वाला। तो किसान भी किसी तरह झुकने को तैयार नहीं है, तो किसान भी अड़ गया है कि नहीं हम भी नहीं झुकेंगे। ऐसे आंदोलनों में सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह या तो कुछ झुक कर मांगों को मान लें, या फिर अपने पक्ष में आंदोलनकारियों को संतुष्ट करें। भाई ऐसे आंदोलन में सरकार से यह अपेक्षा की जाती है, सरकार से यह मतलब लोगों की क्या उसको आप कहेंगे, अपेक्षा आप कह लो, जैसे उम्मीद या आशा, जैसे सरकार से यह आशा की जाती है ऐसे आंदोलन में कि या तो वो कुछ झुक के सामने वाले की मांग मान लें, और या फिर अगर नहीं मांगनी है तो भी क्या कहें कि उनको अपनी सिचुएशन अच्छे से समझाएं, नरम होके समझाएं, और उनको अपने पक्ष में संतुष्ट करें। अब मैं किसी को ये कहूँ एकदम जाके बिल्कुल गुस्से में, देखो तुम्हें ऐसे ऐसे ये काम करना है, वो ज़्यादा इजी होगा, या फिर जब मैं कहूँ कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इससे आपको ये फ़ायदा है, आप ये काम करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, नॉर्मल सी चीज़ है, दूसरा वाला वे ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर सचमुच तीनों नए कृषि कानूनों से किसानों को लाभ मिलने वाला है और खेती किसानी की दशा सुधरने वाली है, तो सरकार को पूरे तर्क के साथ इन्हें किसानों में फैले भ्रमों का निवारण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अगर सचमुच जो नए एग्रीकल्चर लॉज आए हैं इनसे किसानों का ही प्रॉफिट होने वाला है, और इससे जो खेती है, जो किसानी है, इसकी दशा दशा यानी जो उनकी हालत है, जैसे अभी आप सुनते होंगे किसान कितना सुसाइड कर रहे हैं, कितने कर्ज में डूबे होते हैं, मतलब देश का अन्नदाता है, अगर किसान काम करना छोड़ देना तो इस देश में आप कितना भी पैसा कमा लो, खाना फिर महंगा ही रहेगा और खा नहीं पाएंगे सारे लोग पेट भर के। फिर भी किसानों की दशा क्या है, उनके बारे में सोचता नहीं कोई है। कितनी आंधी गर्मी बरसात किसान खेत पे ही रहता है। तो अगर ऐसा है कि उनकी दशा सुधरने वाली है, उनकी हालत में सुधार होने वाला है, तो सरकार उनसे बात करे नरम से, और अपना जितना भी तर्क है वो अपना पूरा रखे उनके सामने, है ना। किसी को भी अपना प्रॉफिट ही तो चाहिए, अगर उनकी दशा सुधर रही है वो क्यों नहीं मानेंगे। तो उनको पूरा मतलब जो उनके भ्रम हैं इस कानून को लेके, उसका निवारण यानी उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। पर सरकार क्या कर रही है, अब ये आगे लिखते हैं, मगर ऐसा न करके अनेक मौक़ों पर आंदोलन में फूट डालने और दमन के जरिए दबाने का प्रयास ही अधिक करती रही है। तो ये सब मतलब कोई एक लॉजिकल वे ना अपना के सरकार जो है ये आंदोलन में फूट डालने का, और दमन यानी जैसे ज़बरदस्ती, जैसे कभी कभी लाठी चार्ज हो जाता है, कभी पकड़ के किसानों को डाल दिया, तो उनकी आवाज़ को दबाने का, यही शक्ति के साथ में आवाज़ को दबाना, अपनी पावर का उपयोग करके, अपनी शक्ति का उपयोग करके, तो यही ऐसे दबाने का प्रयास ही अधिक करती दिखी है। सरकार के रुख को देखते हुए स्वाभाविक ही सवाल उठते रहे हैं। अब नॉर्मल सी चीज़ है ना, अगर
अगर इतना ये दबाना चाह रहे हैं, ये उस मुद्दे पर कोई तर्क नहीं रखना चाह रहे, बातचीत नहीं करना चाह रहे, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि सरकार के रुख को, मतलब सरकार का जो रवैया है, जो सरकार का वे ऑफ टॉकिंग है, इसको देखकर स्वाभाविक ही, नेचुरली ही ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वह इसे लेकर इस तरह जिद पर क्यों अड़ी हुई है। इस तरीके जो ये गवर्नमेंट है, ये इस तरीके से जिद पे क्यों अड़ी हुई है कि नहीं, हमें ये लॉ ही मतलब पारित ही करना है, जबकि गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने साफ कर दिया है, गैर भाजपा शासित मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे भाजपा का शासन नहीं है, ऐसे राज्य, उनकी सरकारों ने साफ कर दिया है कि वे अपने यहाँ इन कानूनों को नहीं लागू करेंगी। इन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये अपने यहाँ इस कानून को, ये जो नए एग्रीकल्चर लॉज हैं, ये इसे नहीं अपने यहाँ लागू करेंगी। तमाम विपक्षी दल भी इन कानूनों के विरोध में संसद में बोल चुके हैं। जो तमाम विपक्षी दल, जो वेरियस, जो विभिन्न विपक्षी दल हैं, ये सब भी इस कानून के विरोध में पार्लियामेंट में बोल चुके हैं, पर सरकार जैसे इन कानूनों को अपनी मूंछ का सवाल बना लिया है। मूंछ का सवाल बनाना, ये आप क्या कहते हैं, एक मुहावरा है ना, तो इसका मतलब ये है कि जैसे अना का मुद्दा बना लेना, अना मतलब एकदम ईगो पे ले लेना, हाँ, अपनी अड़ियलबाजी दिखाना, नहीं, जैसे वो कहते हैं ना कि पगड़ी हमारी इज्जत की बात है, वो एक ईगो वाली जब चीज़ आ जाती है, अना का मुद्दा बना लेना, अना वही इज्जत, जो एक होती है ना कि झूठी शान, उसके एकदम अब ईगो पे अड़ गई है। तो सरकार ने अब ऐसे लग रहा है जैसे इस कानून को उन्होंने अपनी ईगो का, मतलब ईगो पे ले लिया है कि नहीं, हमें तो ऐसे ही करना है, हम नहीं झुकेंगे, ये चीज़। उसके अड़ियलपन का नतीजा यह है कि किसान तमाम भाजपा शासित राज्यों में सरकारों को चुनौती दे रहे हैं, और इनका जो ये अड़ियलपना है ना, ये जिद्दी स्वभाव है, इसी का नतीजा यानी फल ये है कि किसान तमाम भाजपा शासित राज्यों में, जो भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ पे सरकार को किसान चुनौती दे रहे हैं। विधानसभा चुनावों में पहुंचकर मतदाताओं को भाजपा के विरोध में मतदान करने का आह्वान कर रहे हैं। आह्वान कर रहे हैं मतलब उन्हें बुला रहे हैं, उन्हें न्योता दे रहे हैं कि आप भाजपा को मत जाके वोट दो। ये जब भी ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ किसान जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और उनको ये कह कह के बोल रहे हैं कि आप भाजपा को वोट मत देना, ऐसी वाली चीज़ें। संयुक्त किसान मोर्चा तो यहाँ तक ऐलान कर चुका है कि किसान अगले आम चुनाव तक इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। आम चुनाव यानी जो ये अभी प्रधानमंत्री का चुनाव होगा ना 2024 में फिर से, तो जो किसान मोर्चा है, इन्होंने कह दिया है कि 2024 तक हम इसी तरह मतलब प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार को अब इस आंदोलन को गंभीरता से लेने और किसानों के साथ साफ मन से बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत है। आगे ये कहते हैं कि जो सरकार है, इसे इन आंदोलन को अब गंभीरता से लेने और किसानों के साथ एकदम साफ मन से बैठ के, साफ मन यानी ये नहीं कि कोई उनकी बात काट रहा है, कोई उनके जो सलाह है उसको नहीं मान रहा है, उन्होंने एक कानून लाया और कोई उसको नहीं मान रहा है, तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। किसानों को साफ मन से, किसानों के साथ इनको बैठ के बातचीत करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपका हुआ एक एडिटोरियल। दूसरा है जो मैंने आपको कहा था कि हम ऑक्सीजन वाले पे करेंगे, तो बेवजह बखेड़ा। बखेड़ा यानी झंझट कर देना, बेवजह किसी बात को बिना वजह। अब ये देखो, बेवजह, इसमें बे जो है ये उपसर्ग है, वजह जो है मूल शब्द है। वजह मतलब कारण, बे मतलब बिना, तो यानी बिना कारण। ठीक है, ऐसे आप शब्द ना कभी कभी तोड़ते रहा करो, इससे आपको क्या होगा, एग्जाम में अगर कोई नया शब्द भी मिला ना, तो आप उसमें से अंतर पता कर पाओगे। ठीक है, बखेड़ा। बखेड़ा यानी बवाल जैसे उत्पन्न करना, तो बिना, ये कह रहे हैं कि बिना वजह का बवाल। अब आगे इसमें पढ़ते हैं क्या है। ऑक्सीजन के मुद्दे पर राजनीतिक घमासान हैरान करने वाला है। ऑक्सीजन की जो अभी शॉर्टेज हुई थी सेकेंड वेव में, लोग कितने हो गए, तो उस पर जो पॉलिटिकल घमासान यानी जो एक युद्ध चल रहा है, राजनीतिक घमासान यानी जो पॉलिटिकल युद्ध चल रहा है, सब पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही हैं, तो वो जो लड़ाई है वो हैरान करने वाली है, अचंभित करने वाली है। दरअसल दूसरी लहर के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था। हाहाकार मचा था मतलब सब कह रहे थे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसके लिए मतलब ऑक्सीजन खोज रहे हैं इधर उधर। तो ये चीज़ दूसरी लहर के दौरान जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है यानी दिल्ली, वहाँ ऑक्सीजन को लेके बहुत हाहाकार मच गया था। बहुत, एक मिनट, हाँ सॉरी,
मतलब उनको लेके, और बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा था, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वो चीज़। उस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत खपत यानी जो भी उसकी कंज्यूम हो रहा है, जो ऑक्सीजन जितना भी, अब कंज्यूम कैसे होगा, मतलब ऑक्सीजन जितनी लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको लेके उसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी कि अस्पतालों में कितनी खपत हो रही है उसकी जांच करने के लिए। इस कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट को लेकर अब नाहक ही विवाद खड़ा हो गया। ये जो कमेटी है इसकी इंटरनल रिपोर्ट आ चुकी है, और अब नाहक ही विवाद, नाहक ही मतलब बिना मतलब, इसका भी मतलब है कि बिना मतलब, बिना वजह, तो नाहक बेवजह आप कह सकते हो, हाँ, सिनोनिम काइंड ऑफ चीज़ है, हाँ। तो नाहक ही विवाद खड़ा कर दिया गया। अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली ने अपनी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग के लिए दबाव बनाया। इंटरनल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिल्ली को जितनी ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, उससे 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए उन्होंने मांग की और इसका प्रेशर दिया। इसका असर देश के 12 राज्यों पर पड़ा और उन्हें ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। और जब ये ज़्यादा मांगने लगे तो इसका असर देश के अन्य 12 राज्यों पर पड़ा है, जहां उन्हें ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है, हालांकि अभी भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। इसलिए कोई कारण नहीं दिखता कि पूरे तथ्य सामने आने से पहले राजनीतिक वितंडा खड़ा कर दिया जाए। इसलिए अभी फाइनल रिपोर्ट तो आई नहीं है, अभी तो ये इंटरनल रिपोर्ट है जिसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो अभी ये कोई ऐसा कारण नहीं दिखता है कि जब तक पूरे फैक्ट्स सामने नहीं आ रहे हैं कि क्यों ऐसा लिखा गया है, क्यों, मतलब क्या चीज़ें इन्हें मिली, क्यों ऐसी फाइंडिंग्स क्या थी जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा लिखा, उससे पहले ही एक राजनीतिक पूरा वितंडा खड़ा कर दिया जाए, एक राजनीतिक बवाल बखेड़ा खड़ा कर, वितंडा आप कह सकते हो कि एक तकरार जो शुरू हो गई है पॉलिटिकल, वो नहीं होनी चाहिए अभी। इस विवाद के बाद कमेटी के सदस्य और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी हाँ सॉरी, दिल्ली के निदेशक यानी जो उनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ किया कि यह रिपोर्ट अंतरिम है। उन्होंने साफ किया है, जब ये बखेड़ा खड़ा हो रहा है, ये विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि ये अंतरिम रिपोर्ट है, इसलिए इसके आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली ने ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मांगी है। इस सिर्फ अभी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली ने ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मांगी ही है। शीर्ष अदालत ने कमेटी इसलिए बनाई थी कि यह सच्चाई सामने आ सके कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत और उपलब्धता की क्या स्थिति थी। शीर्ष अदालत यानी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इसने ये कमेटी इसलिए बनाई थी कि यह सच्चाई सामने आ सके कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत जितनी है, खपत है जितनी लोगों को चाहिए, और जितनी वहाँ पे सप्लाई है, जितना वहाँ पे उपलब्ध हो पा रहा है, उसकी स्थिति क्या है। पर इस मुद्दे पर कमेटी के सदस्यों के बीच भी मतभेद की खबरें आ रही हैं। मतभेद यानी वो आपस में ही नहीं ये कह रहे, एक उनका विचार ही नहीं बन रहा कि नहीं ज़रूरत इतनी थी या नहीं थी, मतलब एक बात पे वो भी नहीं एक साथ हैं। कमेटी के एक सदस्य ने रिपोर्ट को पूर्वाग्रह से ग्रस्त बता दिया है। कमेटी के एक सदस्य ने कहा है, पूर्वाग्रह यानी पहले से ही उस चीज़ के बारे में एक माइंड बना लेना। जैसे एक नॉर्मल मैं बताऊं तो इसका थोड़ा आपको वैसा लगेगा, काइंड ऑफ जो एक नॉर्मल हमारे समाज में पूर्वाग्रह होता है, जो लोग कहते हैं इजीली, हिंदू है काफिर है, मुस्लिम है टेररिस्ट है, ये एक नॉर्मल पूर्वाग्रह है। हर मुस्लिम या हर हिंदू गलत नहीं होता, लेकिन जब अगर किसी और धर्म की कोई गलत बातें होती है ना, तो हम एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि वो इस धर्म का है इसीलिए ऐसा उसने किया। ऐसा होता नहीं है। तो इसी तरह इस रिपोर्ट को एक सदस्य ने कहा कि ये प्रिजुडाइज से, पूर्वाग्रह से पहले से ही सोची, जो उनकी सोच है ना दिल्ली के बारे में, उसी से ये एकदम भरी हुई रिपोर्ट है। कुछ सदस्य बैठकों में ही नहीं गए, कुछ सदस्य ऐसे थे जो बैठक में गए ही नहीं। इसलिए जो पॉलिटिकल विवाद है, जो पॉलिटिकल स्तर पे अब जो क्या उसको कहते हैं, जो आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, आरोप प्रत्यारोप शुरू होने में, अब इस बात पे विवाद होने में, इस बात पे आरोप प्रत्यारोप की तुम ऐसा, इन्होंने ज़रूर ऐसा करवाया है, इस पार्टी के कारण ये हुआ है, तो ये वाली चीज़ें शुरू होने में अब टाइम नहीं लगा है ज़रा भी।
आगे पढ़ते हैं। गौरतलब है दूसरी लहर में दिल्ली सहित कई देशों के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में कोरोना के मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब ये बात तो सबको पता है ना, कि ये बात तो ध्यान देने योग्य है ही। गौरतलब है, ध्यान देने योग्य है कि दूसरी लहर सेकेंड वेव में दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में, दिल्ली और देश के कई अन्य राज्यों में भी जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी, इससे कोरोना के कई सारे मरीजों ने दम तोड़ दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। हालात इतने गंभीर हो गए, हालात यानी जो भी सिचुएशन थी, स्थिति थी, वो इतनी गंभीर हो गई कि दिल्ली हाई कोर्ट सहित दूसरे हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट तक को मामले का संज्ञान लेना पड़ा। ठीक है, मतलब उनको इस चीज़ में, जैसे क्या होता है ना, न्यायपालिका के पास एक वे होता है, वो कहा जाता है सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान। मतलब अगर कोई चीज़ देश में गड़बड़ हो रही है तो हमारी न्यायपालिका के पास ये चीज़ होती है कि वो तुरंत आए, खुद ही स्टेप इन करें और कहें कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमें रिपोर्ट करो। तो वही कई सारी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, इनको मतलब कई सारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक को खुद आके इस मामले में पूछना पड़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अदालतों ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के रवैये को लेकर कड़ा रुख अपनाया। जो केंद्र सरकार थी वो उस समय कह रही थी कि दिल्ली ने जो कंटेनर है वो नहीं ऑक्सीजन के तैयार रखे, दिल्ली सरकार कहे कि हम जितना कह रहे हैं उससे कम ही ऑक्सीजन दे रहे हैं। और इसमें मर कौन रहा था? जो जिनकी मृत्यु हो रही थी वो तो आम जनता थी ना, वो परेशान हो रही थी। तो उसको लेके जो कोर्ट थी, इन्होंने बहुत कड़ा रुख अपनाया। कड़ा रुख अपनाया मतलब इनको कड़े ऑर्डर दिए कि आप ऐसे ऐसे काम करो, सख्त सख्त कदम उठाने की चेतावनियां दी गई। इनको चेतावनी दी गई कि आप लोग सख्त से सख्त कदम उठाइए और स्थिति से निपटिए। पर फिर भी कई दिनों तक अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई। ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी फिर भी अस्पतालों को सही तरीके से नहीं मिल पाई। दिल्ली सरकार और दूसरी राज्य सरकारें केंद्र पर आरोप लगाती रहीं कि उन्हें उनके हिस्से की ऑक्सीजन भी नहीं दी जा रही। जो अन्य सरकारें थी वो ये कह रही थी कि केंद्र उनको पूरी ऑक्सीजन जितनी उनको चाहिए वो दे ही नहीं रहा है। केंद्र सरकार के इस रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी और पूछा भी था कि जिन राज्यों को जरूरत नहीं है वहां क्यों ज़्यादा ऑक्सीजन भेजी जा रही है। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस राज्य में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप वहाँ ऑक्सीजन भेज रहे हो और जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं भेज रहे हो, ऐसा क्यों? वैसे संकट के और भी कारण थे। संकट का सिर्फ यही कारण नहीं था कि एक आपूर्ति नहीं हो रही थी सही तरीके से। अचानक मरीजों की संख्या में तेजी, अचानक से सेकेंड वेव में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंकरों की भारी कमी, उत्पादन का संकट आदि। ऑक्सीजन सिलेंडर, टैंकर, इन सब की कमी थी। केंद्र सरकार यही कह रही थी कि ये लोग टैंकर दे ही नहीं रहे हैं, हम भिजवाएं किसमें ऑक्सीजन भर के, ये सिलेंडर दे ही नहीं रहे हैं। उत्पादन नहीं हो रहा था उस लेवल पे। लेकिन अदालतों की सख्ती से चीज़ें धीरे धीरे कुछ हद तक सामान्य भी हुई। अदालतों ने जब इंटरफेयर किया, जब उन्होंने सख्ती की, तो धीरे धीरे हालात जो हैं कुछ हद तक सामान्य हुए। देश इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। देश की जो परिस्थितियां इस समय, देश की सिचुएशन है, बहुत कठिन है। तीसरी लहर का खतरा सर पे है। तीसरी लहर जो अभी भी कहा जा रहा है ना कि थर्ड वेव जो है डेल्टा प्लस, ये ऑक्सीजन तक अक्टूबर तक हिट करेगी और ये जो है म्यूटेंट वेरिएंट जो है, म्यूटेंट वाला हो चुका है अभी, तो ये और ज़्यादा खतरनाक है। तो इसमें तो कोई संदेह यानी कोई भी शक शुबा नहीं है कि ऑक्सीजन का मुद्दा बेहद गंभीर है। क्योंकि अभी जब थर्ड वेव आएगी और जिस तरीके से लोग घूम रहे हैं यहाँ पे बाहर बाज़ारों में, तो थर्ड वेव भी हमें बहुत बुरी तरह हिट करने वाली है और ऑक्सीजन का मुद्दा बहुत गंभीर है। वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी बहुत। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक बार हो गई दोबारा नहीं होगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सरकारों ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर कदम उठाए हैं। पिछले कुछ दिन में सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन कितनी उपलब्ध रहे इसको लेकर कई सारे कदम उठाए हैं, यानी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, कई सारी शुरुआत की है। कमेटी की अंतिम रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की तरह ऑक्सीजन का भंडार भी रखना चाहिए। कमेटी की जो अंतरिम रिपोर्ट है, इंटरनल रिपोर्ट है, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो गई, क्यों हुई, किससे हुई, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है इस समय में कि आगे वो चीज़ रिपीट ना हो, ताकि आगे और लोग और परिवार ऐसे एक दूसरे से ना बिछड़ें। तो उन्होंने ये सुझाव दिया है कि जैसे हम अपने पेट्रोलियम उत्पाद हैं इनको भंडार करके रखते हैं, वैसे हम अभी से, जब अभी हम नॉर्मल सिचुएशन में, अभी से हम ऑक्सीजन का भंडार करना शुरू कर दें। जैसे पेट्रोल के वो हो गए, वैसे ऑक्सीजन के भी टैंकर हम बना लें अभी से, ताकि जब ज़रूरत हो तो सबको सप्लाई हो जाए।
कमिटी ने ऑक्सीजन की ज़रूरत निर्धारित करने का फार्मूला बनाने को भी कहा है। ऑक्सीजन की ज़रूरत का फार्मूला क्या है ये भी निश्चित करने के लिए कमिटी ने कहा है। इसलिए जोर भविष्य के संकट से निपटने की रणनीति पर होना चाहिए, न कि दूसरे की बखिया उधेड़ने में। और इसलिए जो राइटर हैं वो कह रहे हैं, और जिससे आप सब भी सहमत होंगे, कि हमारा जो पूरा फोकस है इस समय, जो हमारा पूरा ध्यान है, वो इस बात पे केंद्रित होना चाहिए कि कैसे हम भविष्य में जो संकट अभी आने वाला है थर्ड वेव के रूप में, उसकी रणनीति मतलब एक तरीके का ये युद्ध ही तो है कोरोना के खिलाफ। तो युद्ध के लिए जो नीति बनाई जाती है, ठीक है, उसको कह रहा है, तो उस पर होना चाहिए, ना कि इस बात पे कि हम एक दूसरे की बखिया उधेड़े, यानी एक दूसरे की बेइज्जती करें, एक दूसरे का कहें कि नहीं इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ, ये सब चीज़ें ना करें। दुनिया भर ने देखा, जब लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे तो हमारी सरकारें अदालतों में एक दूसरे को घेरने में लगी थी और हर संकट में अवसर तलाश रही थी। ये दुनिया भर ने देखा। और सोचिए कितनी, मतलब ये आज की दुनिया में जब पूरी दुनिया भारत को ऐसे देखती है किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि इस संकट में, इतनी बुरी स्थिति में, सेकेंड वेव में, जब लोग रोज़ मर रहे हैं, लाखों लोग रोज़ मर रहे हैं, तब हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो केंद्र की गवर्नमेंट हो या राज्य की गवर्नमेंट हो, वो कोर्ट में जाके एक दूसरे को बोल रही हैं कि नहीं तुम्हारी वजह से ये संकट आया है, तुम्हारी वजह से ये संकट आया है। कम से कम संकट काल में, जो संकट का समय है, उसमें तो ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, जो ये ऐसी आदतें हैं, इससे तब तो बचना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि एग्ज़ाम में जो हिंदी है वो संस्कृत के तरीके की आती है। हाँ, तो संस्कृत के तरीके की नहीं आती है। अब जैसे नेपथ्य है, सच सच बताना, आप में से कितने लोग नेपथ्य का मतलब जानते थे? कितनी लोगों ने आपने ऐसे नेपथ्य शब्द आपकी डेली लाइफ में सुना है? यही वाले शब्द, ऐसे ही शब्द आते हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप एडिटोरियल पढ़ो, हो सके तो क्या कहते हैं, कुछ साहित्य पढ़ो, क्योंकि साहित्य में ऐसी ही भाषाओं का इस्तेमाल होता है। बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नाटो वाला जो एडिटोरियल है, ये वाला, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। और लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय बाय एंड टेक केयर।